लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में बड़ा हादसा हो गया है। 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। लद्दाख में टैंक अभ्यास दरअसल किया जा रहा था जवानों की तरफ से, और नदी जब पार कर रहा था ये टैंक, उस वक्त नदी का जल स्तर बढ़ गया। और ये देखिए, जब जल स्तर बढ़ गया तो ये बड़ा हादसा हो गया। टैंक अभ्यास के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है और जवान इस टैंक में मौजूद थे। टैंक पार कर रहा था नदी और उसी वक्त ये हादसा हुआ है। जवानों के साथ ये हादसा हुआ। लद्दाख में क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं, डिटेल में जानकारी देते हैं। T-72 टैंक से जवान नदी पार कर रहे थे। नदी पार करते वक्त अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया, पानी का स्तर बढ़ गया। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास नदी में अचानक पानी आया। युद्धाभ्यास के दौरान नदी ओवरफ्लो हुई और ओवरफ्लो के बीच टैंक के साथ जवान फंस गए। एक JCO समेत 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। इस बड़े हादसे में दौलत बेग ओल्डी इलाके की ये घटना बताई जा रही है। और इस घटना के बारे में, इस हादसे के बारे में डिटेल क्या जुड़ रही है, क्या जानकारी सामने आई है, न्यूज़ रूम से हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या डिटेल बताई जा रही है, इसमें कितने जवान सवार थे और ये कैसे हुआ हादसा? देखिए, एक टैंक के अंदर लगभग 4 से 5 जो पूरा स्टाफ होता है वो मौजूद होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप DBO की बात करते हैं, DBO वो इलाका है जो करीबन 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है। यहाँ पर जो आपकी जो टैंक्स हैं उनकी मूवमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि संकरे रास्ते हैं आपके लिए आपको नदी नाले ये पार कर ही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डिप्लॉयमेंट करनी होती है। और उसी समय जब ये एक्सरसाइज चल रही थी डिप्लॉयमेंट की, तब सुबह 3 बजे ये हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि एकदम से, क्योंकि वहां पर जो नाले हैं और जो रिवर है उसके अंदर पानी भर गया बहुत तेजी से, और उसके बाद जो टैंक्स है वो असंतुलित होकर वहां से नीचे गिर पड़ा। हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर उनको कई जवानों के खोजने की बातचीत भी कही जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि अपने आप में एक बड़ा हादसा है। 5 लोग उसमें सवार थे। इसके बारे में और भी जानकारी निकाली जा रही है। लेकिन वो इलाका बहुत ज्यादा टिपिकल है। मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं, और भारत ने 2020 के बाद से ही अपनी डिप्लॉयमेंट इस इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। बड़ी जानकारी सुमित आप दे रहे हैं। अब दर्शकों को मैप के जरिए दौलत बेग ओल्डी, जिसे DBO भी कहा जाता है, इस लोकेशन को दिखाते हैं। आखिर ये लोकेशन कहाँ है? ये लेह से करीब 140 किलोमीटर दूर है। आप मैप के जरिए देख रहे हैं, और लेह से 140 किलोमीटर दूर है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC का इलाका है। LAC के बहुत पास है DBO का ये इलाका, और यहीं पर ही यह हादसा हुआ है। और ये काफ़ी विषम परिस्थितियों वाला इलाका है, जैसा कि सुमित जानकारी दे रहे थे। सुमित, लेकिन एक अहम सवाल ये कि जब पानी का जलस्तर बढ़ता है तो क्या T-72 टैंक इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते कि अगर जलस्तर बढ़ा तो फिर उसके बाद कैसे निपटा जाएगा उससे? देखिए, मैं खुद इन इलाकों में 2 से 3 बार जा चुका हूँ। DBO सबसे मुश्किल, सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे मुश्किल इलाकों में से एक है। और यहाँ पर असल में जब आप कह सकते हैं कि जब बर्फ़ पिघलती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं खासतौर पे, या बर्फ़ पिघलती है, तो उसका पानी एकाएक यहाँ के रिवर्स में, यहाँ के नालों के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। उसका अंदेशा हर किसी को नहीं होता, और यही वजह है कि जब टैंक ऐसे पार कर रहा होता है तब एकदम से अगर पानी का फ्लो आता है तो असंतुलित हो जाता है उन इलाकों में। और क्योंकि देखिए, ईस्टर्न लद्दाख आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पहाड़ी तो है, लेकिन वो एक पूरा आप स्नो वाला रेगिस्तान आप उसे कह सकते हैं, और इसी वजह से वहां पर चीजें ज्यादा नहीं है, लिविंग लाइफ बहुत मुश्किल है। और जब ये टैंक वहां पर एक्सरसाइज करते हुए T-72 टैंक वहां से पार कर रहा था, संतुलित हो गया, और सीधा कह रहे हैं कि उसके बाद इस टैंक में मौजूद जो 5 लोग थे जो मौजूद थे, जिसमें गनर था, जिसमें उनके कंट्रोलर था, सभी के सभी लोग इसके अंदर उस हादसे का शिकार हो गए। बिल्कुल, बहुत बड़ा हादसा, बहुत दुखद हादसा हुआ है जिसमें हमने अपने जवानों को खोया है। लेकिन ये बहुत विषम परिस्थिति वाला इलाका है, जैसा कि सुमित जानकारी दे रहे थे। मैप के जरिए भी हमने आपको बताया कि लोकेशन उसकी कैसे। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि जब ये टैंक गुजर रहा था उसी वक्त ये जल स्तर बढ़ा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इसी हादसे से जुड़ी हुई। लद्दाख हादसे पर राजनाथ सिंह ने पोस्ट किया है, X पर पोस्ट किया गया है। लद्दाख की घटना बेहद दुखद है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पोस्ट आ चुका है। लद्दाख हादसे पर ये पहली प्रतिक्रिया आई है राजनाथ सिंह की। एक बहुत दुखद हादसा है, और राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे को दुखद बताया, अपने जवानों को खोया है। सुमित, मैं आपसे और थोड़ा समझना चाहूँगी, क्या ग्लेशियर से पिघलने से ही ये जलस्तर बढ़ता है, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है? क्योंकि जो विषम परिस्थिति वाले हालात भी होते हैं, युद्ध भूमि वाले, क्योंकि ये ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ कैसे निपटा जाए ये भी ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को। तो क्या रहा होगा हादसे की बड़ी वजह, क्या रहा होगा?
देखिए, हादसे की बड़ी वजह हमेशा से आप मान के चलिए कि अनसर्टेन इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि देखिए इन इलाकों में कुछ भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि वेदर चेंज होते ही चीज़ें बदलती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर सिर्फ डिप्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा चैलेंज नहीं होता, यहाँ पर सर्वाइवल भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम है, यहाँ पर आपकी इतनी हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर आपको सर्वाइव करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, एक युद्ध से कम नहीं होता। और यहाँ पर जब आप ऐसे टैंक्स को मूव करते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि आप अपने नॉर्मल अपने नंगे हाथों से आप छू भी नहीं सकते, तब ऐसे में आपको इनको डिप्लॉय करना, इनको आगे ले जाना बहुत मुश्किल होता है। और अभी क्योंकि ये पानी के अंदर थे, लगातार ये डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, और उसी समय आप इनको आगे ले जाने के दौरान ही ये पानी लेवल एकदम बढ़ गया और ये टैंक वहां से पलट कर, कहा जा रहा है कि 5 लोग जो थे वो एक बड़े खाई में या फिर एक निचली जगह पे गिर गए, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। बिल्कुल, और सैटेलाइट इमेज भी आ चुकी है। सुमित जानकारी दे रहे हैं इस हादसे के बारे में, और सैटेलाइट इमेज भी आ चुकी है। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन में दिख रहा है। ये जहां आप लाल घेरा देख रहे हैं, यहीं पर ही नदी पार करते समय इस टैंक के साथ ये हादसा हुआ, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवानों की मौत बताई जा रही है। शहीद हुए 5 जवान। तो ये बहुत बड़ा हादसा है, जिसमें राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने भी इसको दुखद बताया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात राजनीतिक खबरों की कर लेते हैं, बात जेडीयू की कर लेते हैं। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और 2025 में ज्यादा दूर नहीं है विधानसभा चुनाव। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा, लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी इसी बैठक में की जाएगी। विशेष राज्य के दर्जे पर भी चर्चा की संभावनाएं हैं। बिहार के लिए विशेष पैकेज को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू मांग उठाती रही है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के तौर पर, और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हुआ है। और उसके बाद अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। एक और बड़ी बात, एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि संजय झा बन सकते हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उसे लेकर भी बैठक में प्रस्ताव पास हो सकता है। तो इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव दूर नहीं है, 1 साल के बाद ये चुनाव होने हैं। तो बिहार पर नजरें टिकी हुई हैं, जहां पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है जेडीयू को। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बयान आ गया है। नीतीश के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, ये केसी त्यागी का कहना है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसका ऐलान कर चुके हैं। आपको सुनाते हैं केसी त्यागी और विजय कुमार चौधरी का क्या कुछ कहना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी घोषणा न सिर्फ प्रधानमंत्री ने की है, बल्कि राज्यों के जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के और सदन के जो नेता हैं दोनों, वो सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी न सिर्फ जेडीयू के बल्कि संयुक्त जो एनडीए है उसके सर्वमान्य नेता हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव जो होने वाला है वो तो 2-4 घंटे में आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन जो भी होगा पूर्णतया लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में की बैठक होगी। उसमें जो प्रस्ताव आएगा सभी सदस्य उस पर विमर्श करेंगे, और फिर जो पारित होगा वो आप सबको बता दिया जाएगा। केसी त्यागी और विजय चौधरी को आपने सुना। सुमंत कुमार हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं इसी कार्यकारिणी बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए। सुमंत, ये तो सर्वसम्मति है सभी नेताओं के बीच में कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में लड़ा जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बीच लोकसभा चुनाव हुए हैं और जेडीयू ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में अगला चुनाव क्या होगा और कार्यकारी अध्यक्ष नया कौन होगा, इस पर भी निगाहें हैं। बिल्कुल, देखिए निधि, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। 3-4 अहम बातें जो निकल के आ रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो संजय झा, जो नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त और खास हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, जब मंत्रिमंडल का जो गठन हो रहा था उसमें मंत्री बनने की रेस में भी संजय झा थे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जदयू का नियुक्त किया जा सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो कि चूंकि अब जदयू जिस तरीके से 16 सीटों पर चुनाव लड़ी निधि,
12 सीटों पे जीत हासिल हुई। जो जानकारी निकल के आई शानदार जीत के लिए कार्यकारिणी की बैठक में तमाम पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने नीतीश कुमार का स्वागत किया है। लेकिन अब पार्टी की निगाहें 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पे है। पार्टी पूरी ताकत के साथ उस चुनाव को लड़ना चाहती है और पार्टी को लगता है इस वक्त चूंकि जनता दल यूनाइटेड केंद्र सरकार में यानी एनडीए का सहयोगी है, जो जदयू के जो कोटे से 2 मंत्री केंद्र सरकार में है, तो पार्टी को लगता है ये मुफीद वक्त है संगठन का विस्तार करना। क्योंकि 2020 में अगर आप देखें तो 20 के विधानसभा चुनाव में जदयू का कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आज बने हो, तो पार्टी को लगता है कि ये शानदार मौका है, बेहतर मौका है और इसी पे चर्चा कहा जा रहा है कि इस पे चर्चा होगी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव की समीक्षा के साथ साथ 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी इस कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी। तो ये 3-4 एजेंडे हैं, यानी संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया जा सकता है। बिहार को लेकर विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है और अब पार्टी को लगता है कि चूंकि एनडीए का हिस्सेदार है और इसी एक तरीके से कहें कि जेडीयू वो दल है जिसके बूते केंद्र में सरकार चल रही है, तो ये वो सही मौका है कि विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर विशेष पैकेज ये इस वक्त केंद्र सरकार से लिया जा सकता है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में भी यानी वो बड़ा एक मुद्दा हो सकता है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं। जी सुमन, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक तो संजय झा को लेकर बड़ी बात हो सकती है। मैं सुमन आऊंगी आपके पास। अगर इस तरह जी मैं सुमंत आऊंगी। कुछ और वजहें हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाएगी कि जेडीयू के पास इस वक्त क्या मुफीद मौका है। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष का खास कार्यक्रम 5 एडिटर्स में पप्पू यादव मौजूद रहे। पप्पू यादव के आरोपों पर जेडीयू सांसद ने कहा है, कौशलेंद्र कुमार ने पप्पू यादव के आरोपों को खारिज कर दिया सिरे से। पप्पू के बयान का कोई मतलब ही नहीं है, कौशलेंद्र कुमार ने कहा है। कल पप्पू यादव ने आरोप लगाया था 2 अफसरों 2 नेताओं पर बिहार चलाने का आरोप लगाया गया था। क्या कुछ कहना है कौशलेंद्र कुमार का, आपको सुनवाते हैं। नालंदा से जदयू सांसद कौशलेंद्र जी हमारे साथ हैं। कौशलेंद्र जी, क्या एजेंडा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का? ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। जो अभी चुनाव हुआ है उस चुनाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आपस में। हमारे राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष नीतीश कुमार जी रहेंगे, उसमें कुछ लोगों का सुनना होगा, जो सुनेंगे। चर्चा है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है संजय झा को, संगठन का विस्तार अंदर जाने पर होगा पता। एक आखिरी सवाल, पप्पू यादव ने हमारे इंटरव्यू देखा 2 नेता और 2 अफसर बिहार चला रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? 2 नेता 2 अफसर कह रहे हैं कि बिहार चला रहे हैं। अब ये तो वही बता सकते हैं। हम तो जान रहे हैं कि पूरा मंत्रिमंडल चल रहा है नीतीश कुमार के राज में। आज से नहीं, आज 18 साल हो गया, कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई वारदात करके भाग जाए और वो बचा हो, ऐसा कोई केस नहीं है बिहार में। तो जेडीयू नेता को आपने सुना, लेकिन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब आपको सुनवाते हैं कि टीवी9 भारतवर्ष के खास कार्यक्रम एंड 5 एडिटर्स में पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा था। आप तो पांड्यन वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं बिहार के लिए भी। सर है ये है बात सही है मतलब सर अफसर चला रहे हैं। क्या खुल के बताइए क्या मामला है? सर वहां पर 2 अफसर चला रहे हैं। नीतीश जी नहीं, अफसर चला रहे हैं। बिल्कुल 2 अफसर चला रहे हैं। नाम बताइए, कौन है वो अफसर? सर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और एक चीफ सेक्रेटरी। आप ये कह रहे हैं, मैं एक मिनट मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं। एक मिनट सर जयशंकर जी, एक मिनट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो हाल उड़ीसा में हुआ है वही हाल अभी बिहार में चल रहा है, यहां पर भी पांड्यन है मतलब? आप सर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पांड्यन है, आप इसको जान लीजिए। लेकिन यहाँ तो 14 जीत गए। सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए प्लीज। और बिल्कुल पांड्यन है यहाँ पर भी। और 2 ऐसे नेता हैं जो सुबह से शाम नीतीश जी के पास बैठे रहते। असली बात हुआ 2 नेता सर, उनका कोई काम नहीं है सकारात्मक और रचनात्मक बात करना। तो नीतीश 24 घंटा निगेटिविटी और वो बीजेपी के परोपकार करते रहते। नहीं तो सरकार को कंट्रोल ये 2 ऑफिसर कर रहे हैं। साथ लाने में नीतीश कुमार की जितना इच्छा नहीं थी उतना ये 2 नेता और 2 पदाधिकारी। तो फिर ये कौन नीतीश जी को बताता है कि पलटी मार लो, इधर से उधर चले जाओ, उधर से इधर चले जाओ? ये सब कौन? 2 नेता हैं उसके, वही सब करते रहते हैं। सर वही सब करते नहीं रहते हैं। हमको शंका है कि नीतीश कुमार जी की जो लोग बीमारी की बात कर रहे हैं उसमें उन लोगों की भूमिका ना हो। क्या है बीमारी उनको? क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ी बात कह रहे हैं आप। सर हम नहीं कह रहे हैं सर, कुछ जो डॉक्टर या लोग कह रहे हैं कि बाहर कुछ चीज वो यादाश्त को, कुछ चीजों को कहा गया है कि नीतीश इन चीजों को देते हैं तो उसके एग्रेशन बढ़ता है या नीतीश जी भूल जाते हैं,
भूलने की प्रवृत्ति तो हो आप ये गई कह रहे हैं है। इसके पीछे इन 2 अधिकारियों का हाथ है? नहीं, नेताओं का। दो नेताओं की बात मैंने की। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए सर पप्पू, आप बता दीजिए। लेकिन अब आप इतना पप्पू साफ यादव बोलते हैं, मतलब पप्पू यादव को यादव क्या साफ बोलते हैं तो साफ पप्पू यादव को क्या मुझे आप जल्दी साफ बर्बाद बोलते हैं, अब किया ये जाए। तो बता दीजिए। नहीं, सर हम मरेंगे, कोई नहीं हमको चाहेगा। लगता है कोई ना कोई मार देगा सर। कोई नहीं, लेकिन नहीं ऐसे दो नेताओं सर बड़ा प्रॉब्लम है सर। नहीं, आप ये नाम बता दीजिए ना, क्या हो गया? दोनों अहिंसा पूरा देश मैंने देख कहा कि 2 नेता नीतीश कुमार जी को 24 घंटा बीजेपी प्लांटेड वो नेता है, आप समझ लीजिए। और उसमें ललन सिंह नहीं है, मैं आपको बता दूं। वो तो बीजेपी में थे भी नहीं। नहीं तो फिर नहीं, उसमें ललन सिंह नहीं है। ललन सिंह बहुत 3-13 में नहीं रहते, ये आप समझ लीजिए। मैं उनके बारे में आपको बता दिया। आप तो कभी इतना इशारों में बात नहीं करते हैं, आप तो अच्छा फ्रंट भैया फुट पे एक बात, खेलते हैं। कभी इशारों में बात नहीं करते हैं। ये बोल करके हमको बलि का बकरा काहे बनाते हैं। गुजरात से बड़ी खबर है। गुजरात के मेहसाणा में गुजरात में 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। बीच सड़क पर जोरदार मारपीट हुई है। मजदूरों के साथ मालिक की भिड़ंत हुई है। तलवार और लाठी डंडे तक चल गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गुजरात के मेहसाणा में ये जबरदस्त भिड़ंत हुई, खूनी झड़प। बीच सड़क पर जबरदस्त मारपीट हुई है। मजदूरों के साथ मालिक की भिड़ंत हुई है। तलवार और लाठी डंडे तक चले। और खबर गाजियाबाद से है। दिल्ली के पास एनकाउंटर का लाइव वीडियो सामने आया है। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। एनकाउंटर में आरोपी की मौत हो गई है। गाजियाबाद में यूपी पुलिस का ये एनकाउंटर हुआ है। इस वारदात के बारे में आपको बता रहे हैं। दिल्ली के पास एनकाउंटर का ये लाइव वीडियो सामने आया है। देखिए वीडियो में एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एनकाउंटर चल रहा था और फिर आरोपी की मौत हो गई। यूपी पुलिस का ये एनकाउंटर रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव वीडियो की तस्वीरें हैं जहां पर यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया है। गाजियाबाद से सामने आई हैं ये तस्वीरें हैं जहां पर एनकाउंटर किया, एक अपराधी का एनकाउंटर किया, लेकिन पुलिसकर्मी भी एक घायल हुए हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस एनकाउंटर पर, आपको सुनवाते हैं। डाबर तालाब एरिया जो पड़ता है ये थाना लोनी और अंकुर विहार के बॉर्डर पे पड़ता है। यहीं पे एक अभियुक्त मन्नू उर्फ सोहेल को दिल्ली पुलिस की टीम जिनका वो वांछित था उसको गिरफ्तार करने के लिए आई हुई थी। गिरफ्तारी के दौरान इस अभियुक्त का एक भतीजा रेहान वहाँ पिस्टल दिखा करके और कुछ राउंड फायर इत्यादि कर करके इस अभियुक्त को छुड़ा ले जाता है। ये सूचना वहाँ पे मौजूद जो क्षेत्र की चीता थी उसके द्वारा तत्काल थाना पुलिस को दिया गया। बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए तत्काल थाना पुलिस की टीम, एक सब इंस्पेक्टर और 4 हेड कांस्टेबल मौके पर पहुँचे और वहाँ पे ये जो दोनों अभियुक्त हैं, दोनों बदमाश हैं, रेहान और मन्नू, इनसे और पुलिस के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। और इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट पहुंचे बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। ममता बनर्जी के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा। बैठक में ममता की टिप्पणी से नाराज थे बोस और अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। और आइए पूरा मामला क्या है। ममता वर्सेस गवर्नर के बीच में ये जो तकरार हुई है इसका नया चैप्टर शुरू हो चुका है। क्या मामला आपको बताते हैं। ममता ने गुरुवार को सचिवालय में बैठक की सीएम ने, और बैठक में ममता ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर टिप्पणी की। ममता बनर्जी ने कहा महिलाएं राजभवन जाने से डर रही हैं। राज्यपाल बोस ने ममता के बयान की आलोचना की, उसकी निंदा की।
बोस ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि गलत और बदनामी वाली धारणा न बनाएं। राज्यपाल बोस ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फिर रुख किया है। सीएम ममता के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। नीट पेपर लीक पर टीवी9 की खबर का असर हुआ। एक और बड़ी खबर, आरोपी आदित्य देशमुख पकड़ा गया है। कर्नाटक के बेलगांव से पकड़ा गया है। मुंबई में काउंसलिंग सेंटर ये आदित्य देशमुख चला रहा था। लातूर नीट पेपर लीक में आदित्य के शामिल होने का शक भी है। और आपको बता दें कि आदित्य देशमुख के शामिल होने का शक बताया जा रहा है। जो लातूर में क्रैकडाउन हुआ था, लातूर में बड़ा खुलासा हुआ था, इसको लेकर बड़ी बात यह है कि इसी पेपर लीक में ये शामिल था। मुंबई में काउंसलिंग सेंटर तक चला रहा था। और एक और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक पर सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई की गुजरात के 4 जिलों में छापेमारी। अहमदाबाद, गोधरा, खेड़ा, आणंद में छापेमारी हुई है। गुजरात के 7 लोकेशन पर रेड की गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीट पेपर लीक मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक पर झारखंड के हजारीबाग से बड़ी खबर है। सीबीआई ने पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। जमालुद्दीन पर प्रिंसिपल की मदद करने का आरोप है। वाइस प्रिंसिपल की भी मदद कर रहा था जमालुद्दीन। आपको बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर ये आई है कि हजारीबाग के एक पत्रकार जमालुद्दीन को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो देखिए, ये बड़ी गिरफ्तारियां हैं, एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। सीबीआई का एक्शन देखने को मिल रहा है। एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल को पहले डिटेन करके पूछताछ की गई थी और अब पूरी तरह से अरेस्ट कर लिया गया है। झारखंड के हजारीबाग से बहुत बड़ी खबर है। लगातार जो अरेस्ट हो रहे हैं या गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, वो कई बड़े खुलासे, कई राज से पर्दाफाश किया जा सकता है, क्योंकि अभी से पूछताछ के जरिए इस पूरे मामले का नेक्सस या इस पूरे मामले की जो कड़ी है उसको खंगाला जाएगा सीबीआई की ओर से। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये जो अरेस्ट हुआ है, गिरफ्तारी काफी बड़ी है। एक पत्रकार को भी अरेस्ट किया गया है, ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल को भी अरेस्ट किया गया है। गुजरात में भी कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए गुजरात में इस वक्त 7 लोकेशन पर रेड चल रही है सीबीआई की, जिसमें से गोधरा, खेड़ा, आणंद और अहमदाबाद, ये 4 शहर हैं जहां पर अलग अलग लोकेशंस पर 7 लोकेशंस पर सीबीआई माफ कीजिएगा इस वक्त मौजूद है। और लगातार नीट एग्जाम को लेकर जो गड़बड़ियां हुई, जो धांधलेबाजी हुई, उसको लेकर अपनी रेड कर रही हैं और तफ्तीश कर रही हैं। उधर दूसरी तरफ हजारीबाग में वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के बाद ओएसएस स्कूल के वहां पर एक जलालुद्दीन नाम के पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त सीबीआई अपनी तफ्तीश कर रही थी और साथ ही बिहार पुलिस भी अपनी तफ्तीश कर रही थी, उस दौरान लगातार जलालुद्दीन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के संपर्क में था, उनको गाइड कर रहा था कि आखिरकार किस तरीके से जांच एजेंसियों को और बिहार पुलिस को चकमा देना है। तो फिलहाल इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो लगातार रडार पर हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, नजर बना के रखिए। तो लगातार कनेक्शन सामने आ रहा है। देश के कई राज्यों में एक साथ सीबीआई कार्रवाई कर रही है और गुजरात के ताजा 7 लोकेशन पर रेड पड़ी है। जी हाँ, लंबा इंतजार हो रहा था, लेकिन आज से शुरू हो गई अमरनाथ यात्रा और बालटाल पहलगाम से भक्तों का जो पहला जत्था है उसे रवाना किया गया। श्रद्धालु आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। आज 4603 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ है। पहला जत्था अमरनाथ गुफा के रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बालटाल और पहलगाम का ये रास्ता अमरनाथ भक्तों से भर गया है और श्रद्धालु आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद वापस बालटाल लौटेंगे। और पवित्र अमरनाथ यात्रा आज एक बार फिर से शुरू हो गई। बालटाल और पहलगाम कैंप से सुबह सुबह तीर्थयात्रियों का पहला जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। पवित्र शिवलिंग दर्शन के लिए आज कुल 4603 यह आंकड़ा है यात्रियों का, श्रद्धालुओं का चढ़ाई करेंगे। ये यात्रा 52 दिन तक चलेगी और 19 अगस्त को खत्म होगी। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3,50,000 से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है। और बालटाल बेस कैंप से संवाददाता अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी बेस कैंप से।
अभिजीत, क्या बताया जा रहा है, आज जो चढ़ाई की जाएगी श्रद्धालुओं की तरफ से, क्या आज ही वापस लौटा जाएगा? क्या डिटेलिंग मिल रही है यात्रा से जुड़ी हुई? अभिजीत जी, मैं इस वक्त दुमेल में मौजूद हूं, जो कि बालटाल बेस कैंप से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी जगह से यात्रा की शुरुआत होती है। ये जो पुलिस बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, यहाँ से ये लोग यात्रा की शुरुआत करते हैं, ये घोड़े खच्चर से जाते हैं या फिर पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। और यहाँ से 14 किलोमीटर का ये ट्रैक है। ये जो ट्रैक है 14 किलोमीटर का, इसको लोग एक दिन में पूरा करके वापस आ सकते हैं शाम तक, क्योंकि यहाँ से दूरी कम है। अगर पहलगाम की बात करें तो वहाँ से 45 किलोमीटर के लगभग दूरी है और 3 दिन से ज़्यादा का समय लगता है। आज सुबह सुबह यहाँ पर लगभग 7000 यात्रियों की अनुमति थी और इतनी ही संख्या में 7000 से ज्यादा यात्री सिर्फ बालटाल कैंप से आगे की चढ़ाई करके आगे दर्शन के लिए गए हैं। सीमित संख्या में लोगों को दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है ताकि भीड़ भाड़ जैसी कोई परिस्थिति ना हो और लोग आराम से दर्शन कर सके। और इस बार व्यवस्था में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर हम साफ सफाई की बात करें या फिर सड़कों की चौड़ाई आप देख सकते हैं तो हर तरीके से इसको मेंटेन किया गया। हालांकि आज ये पहला दिन है और आने वाले दिनों में देखना होगा जब भीड़ और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल 4.5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे और इस बार ये अनुमान है कि 6 लाख के आसपास लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, यात्री पहुंचेंगे। तो उसी हिसाब से सुविधाएं भी दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए अलग प्रवेश का रास्ता बनाया गया है और पुरुषों के लिए अलग प्रवेश का रास्ता बनाया गया है। और लोहे की ये जो ग्रिलिंग की गई है वो इसलिए की गई है ताकि पंक्तिबद्ध तरीके से लोग जाएं। इस समय जो है वो यात्रा के लिए अनुमति आगे नहीं दी जा रही, जिसके कारण बहुत सारे यात्री जो हैं वो निराश भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कई यात्री जो देरी से पहुंचे, सुबह 9:30 बजे तक ये अनुमति है, 4 बजे सुबह से यात्रियों का प्रवेश जो है वो शुरू कर दिया गया था और अब जो देरी से यात्री पहुंच रहे हैं उनको इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें तो तमाम लोग हैं, यात्री हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। जो इस बार की व्यवस्था है क्या पिछले सालों के मुकाबले और बेहतर हुई है? हाँ, ये जब से माननीय मनोज सिन्हा जी यहाँ पे उपराज्यपाल आए हैं, हर साल पे दर साल जो है बहुत अच्छी व्यवस्था होती जा रही है। इस साल जो है जो लगता है कि सुरक्षा की और ऊपर जो ट्रैक चौड़ा किया है उससे बहुत आराम है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आ जाते हैं और फिर यात्रा के लिए उनकी अनुमति नहीं होती है 13 साल के बच्चों की, क्या उसके लिए भी कोई व्यवस्था है? हाँ, उसके लिए शिव सेवक समिति की तरफ से 13 साल से कम बच्चों के लिए पहली बार एक चाइल्ड केयर की परमिशन मिली है। उसमें 13 साल से कम के बच्चे यहाँ पर रहेंगे और उनके पेरेंट्स दर्शन करने के बाद आएंगे और उनको ले सकते हैं। और जिस समय बच्चे यहाँ पर हैं उनके लिए वहाँ पर वीडियो गेम्स और दूसरे अन्य झूला और सब साधन यहाँ पर मुहैया कराए गए हैं। तो देख सकते हैं आपकी सुविधाओं के लिहाज से भी काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई हैं और लगातार इसमें जो बेहतर बनाने की कोशिश जो है प्रशासन के द्वारा वो यहाँ पर दिखाई भी देती है। हालांकि मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चूंकि आज यात्रा का पहला दिन है और आने वाले दिनों में और संख्या ये बढ़ सकती है और श्रद्धालु भी लगातार पहुँच रहे हैं। एक दिन में ज़्यादा संख्या में परमिशन नहीं दी जा रही है, लेकिन जब यात्रियों का लोड बढ़ेगा उसके बाद देखना होगा कि क्या इस संख्या में और इजाफा किया जा सकता है। 9:30 बजे तक चूंकि अनुमति है, इसलिए बहुत सारे यात्री आज भी बैरंग वापस लौटे, उन्हें आज बेस कैंप में ही रुकना पड़ेगा और कल वो यात्रा की शुरुआत कर पाएंगे। तो इस तरह की जानकारी जो है वो दुमेल से आ रही है, जो कि बालटाल की तरफ से बेस कैंप है, जहां से कि बाबा अमरनाथ के गुफा की जो दूरी है वो 14 किलोमीटर की दूरी है और ये जो है वो ट्रैक ज्यादा मुश्किल ट्रैक इसको माना जाता है। जी तो व्यवस्थाओं के बारे में श्रद्धालुओं के किस तरह से चेहरे खिल गए हैं, ये अभिजीत बातचीत कर रहे थे भक्तों से, श्रद्धालुओं से। और व्यवस्था भी इस बार चाक चौबंद की गई है, खुश हैं श्रद्धालु। और जैसा कि बता रहे थे ये पूरे ट्रैक है जो शुरू हो चुका है, 14 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो शुरू हो चुकी है। अभिजीत आपके पास आएंगे। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर इंतजाम भी किए गए हैं और बड़े स्तर पर इस बार इंतजाम किए गए हैं। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी। श्री अमरनाथ यात्रा का आज आगाज हो गया है और जम्मू से करीबन 4000 यात्रियों का जो जत्था है वो पहलगाम पहुंच गया। आज सुबह ही वो काजीगुंड से होते हुए उसके बाद पहलगाम और बालतल के लिए रवाना हुआ। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार तैनात हैं। ये पहला जो चेक पॉइंट है, यहाँ से आगे जाके जो है उसके बाद पहलगाम और चंदनवाड़ी की ओर बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है और ये जाम भी जो है वो दूर दूर तक लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से अब जो है ये पूरा रूट जो है बेस कैंप का है और उसके चलते सुरक्षा जो है वो चप्पे चप्पे पर लगाई गई है। 3 टायर सुरक्षा जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए लगाई गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर
पहलगाम तक तैनात है और कई दिनों से लगातार ये सुरक्षा का जो ड्रिल है उसका भी हमने तस्वीरें देखी और लगातार मॉक ड्रिल्स जो है एक के बाद एक देखने को मिली। और पूरा आप मेरे कैमरामैन अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये एक तरफ केपी रोड अनंतनाग से रास्ता आते हुए, दूसरा यहाँ बिजबेहाड़ा का रास्ता कनेक्ट होता है। तो ये अहम यहाँ पर चेक पॉइंट है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की अहम भूमिका रहती है और यात्रा को सफलपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा का जो है बहुत अहम रोल है। उस तरफ देखें तो आप देख सकते हैं पुल के दोनों तरफ सुरक्षा जो है वो लगाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और खासतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार सेना के जवान भी सुरक्षा करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर अनंतनाग केपी रोड से भी ट्रैफिक आ रहा है और दूसरा पहलगाम से भी, और कोशिश की जा रही है कि जो यात्री है वो डिजिग्नेटेड रूट से ही आगे बढ़े ताकि कोई गतिविधि ना हो, क्योंकि आतंकी खतरा भी लगातार यात्रा के दौरान रहता है। इरफान कुरैशी की आपने रिपोर्ट देखी, हर पॉइंट पे चेक पोस्ट हैं और चेकिंग मुस्तैद की गई है। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप से TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने का आज पहला दिन है, लेकिन तमाम राज्यों से भारी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। 7,500 लोगों को आज की परमिशन दी गई, लेकिन उसके बावजूद अभी 11 बजे के आसपास भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम नागपुर से आ रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र। मैं छठीवार नाम है मेरा, और हम के साथ थोड़ा सा नहीं कि आधा घंटा नाश्ते के लिए थोड़ा सा टाइम पास हो गया हमारा, नहीं तो अभी हम अंदर चले गए थे। लेकिन नाश्ते की वजह से हमारा नहीं कि यहाँ यानी वहाँ टाइम हुआ और उसकी वजह से हमको यहाँ रुकना पड़ रहा है। बाकी व्यवस्था आपने देखी यहाँ की कैसी है? बेस कैंप और बाकी व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जगह जगह पे अपना ये लगा है, लंगर लगे हैं और उनका भी एकदम साफ़ सुथरा काम है। चाय बोलो, नाश्ता बोलो, यानी सब कुछ व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आप महिलाओं को कैसा लग रहा है यहाँ का व्यवस्था? बहुत अच्छा है। मेन जो टॉयलेट की अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छी है और नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स हैं, बहुत एक नंबर बढ़िया। और भी लोग हैं यहाँ पर। आप लोग पहले भी आए हैं या पहली बार आए हैं? नहीं 15वीं बार है सर। 15 साल में आपने क्या परिवर्तन देखा? बेस कैंप है या फिर आने का ट्रैक है, ये तमाम जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, क्या परिवर्तन? पहले ये सब रोड नहीं था, सब पत्थर थे, गड्ढे थे। अभी सब प्रशासन ने सब व्यवस्था कर दी है। धीरे धीरे जैसे आगे आगे प्रशासन और भी बहुत अच्छे काम करती रहेगी। हमें बहुत उम्मीद है कि नितिन गडकरी जी से ये रोड का काम और जल्दी यात्रा में रोड का काम हो जाएगा और पब्लिक को सुविधा और अच्छी हो जाएगी और पब्लिक दर्शन करने आएगी। आप लोग भी पहुँचे हैं? क्या पहली बार है या फिर पहले भी? हम पहली बार आए हैं, हम नागपुर से आए हैं। अच्छा। और यहाँ का प्रशासन की व्यवस्था इतनी बढ़िया है और इतनी सुंदर है कि बहुत अद्भुत है। ये जगह भी अद्भुत है, सब चीज़ें अद्भुत है। यहाँ के लोग बहुत सेवाभावी है और गवर्नमेंट और प्रशासन का सहकार्य इतना सुंदर है। ऐसी यात्रा जारी है आप लोगों की? पहला दिन है आज, पहले दिन आप लोग पहुँचे। अच्छा तो लग रहा है, अभी कल जाके देखेंगे कैसे लगता। तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ का मौसम और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पॉजिटिविटी आ रही है यहाँ के मौसम में। और आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, एक्चुअली क्या हो गया कि जैसा इनका जो टाइम था थोड़ा सा हमारा लेट की वजह से ये हो गया, और 11 बजे तक लास्ट टाइम ऐसा सुना था मैंने कि 11 बजे तक ये लोग छोड़ते थे। अगर इस साल भी थोड़ा सा 11 बजे तक अगर छोड़ते तो बहुत सारे यात्री ऊपर चले जाते। तो ये बाय मिस्टेक हमारी हो गई है, तो अभी हम कल दर्शन के लिए जाएंगे। मतलब समय सीमा तय की गई, उसके बारे में जानकारी नहीं थी आपको? हाँ, तय किया था, हमको जानकारी नहीं थी। हमने यही सुना था कि 11 बजे तक छोड़ते हैं। लास्ट ईयर जो था वो 11 बजे तक गेट शुरू रहता था, लेकिन इस साल शायद उन्होंने सीमा समय तय कर दिया है। इसकी वजह से हम लोग अभी जा नहीं पाएंगे। हम लोग कल मॉर्निंग में सवेरे सवेरे भोले जी के दर्शन करके आए। तो अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट आपने देखी, वो यात्रियों से बातचीत कर रहे थे। पहलगाम बेस कैंप पर यात्रियों के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां पर अस्पताल से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या की गई हैं। इस समय हम पहलगाम के यात्री निवास के अंदर मौजूद है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इस साल जो है यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए तैयारियां रखी गई हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं तमाम मेडिकल टीम और यहाँ पर जो बेड्स है वो तैयार रखे गए हैं। ये सटीक तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं कि जो कि अमरनाथ यात्रीज़ के लिए रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम बेड्स लगाए गए हैं, ऑक्सीजन की सुविधा रखी गई है। यहाँ पर गर्मी का भी ख़ास ख्याल रखा गया, उसके लिए पंखे वगैरह
वगैरह भी इंस्टॉल किए गए हैं। तमाम जो मॉनिटरिंग या ईसीजी अगर किसी को ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पर उसके लिए मेडिकल स्टाफ साफ तौर पर यहाँ पर रखा गया है। तमाम सुविधाएं जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो वो यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड वाला इलाका है और काफ़ी लोगों को कार्डियक अरेस्ट या सांस की दिक्कत हो सकती है। उस समय पहले उन्हें इसी मेकशिफ्ट मेडिकल फैसिलिटी तक लाया जाता है और उसके बाद यहाँ से अगर आगे उनको मेडिकल ज़रूरत हो तो बाकी जो नज़दीकी अस्पताल है उनके लिए वहाँ पर भेजा जा सकता है। ये तस्वीरें इस तरफ भी आप देखें तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो मॉनिटर्स है और जो ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और बाकी ईसीजी फैसिलिटीज़ के लिए जो गैजेट्स ज़रूरत है वो यहाँ पर साफ तौर पर तैयार रखे गए हैं। वहीं आप देख सकते हैं मेडिकल स्टाफ भी लगातार यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरफ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से, और उस तरफ जो है ओपीडी भी रखा गया है ताकि पूरा जो बेस कैंप हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इस तरफ भी ओपीडी अगर आपको दिखाएं तो ओपीडी में आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद है, बाकी जो मेडिकल टीम है वो भी मौजूद है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ से मैदान का रुख करते हैं। भारी बारिश के बाद आज दिल्ली के कई इलाकों में पानी सूख चुका है, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है। बारिश का पानी दिल्ली के एम्स में भी भर गया था, जिसकी वजह से ट्रॉमा सेंटर की हालत बहुत खराब थी। बेहाल था ट्रॉमा सेंटर, बिजली सप्लाई ठप हो गई थी और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि आज हालात थोड़े बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि एम्स ट्रॉमा सेंटर का ऑपरेशन थिएटर शुरू हो गया है। ओटी शुरू हो गया है। 9 में से एक ऑपरेशन थिएटर शुरू कर दिया गया है। दूसरा ऑपरेशन थिएटर भी जल्द शुरू होगा, जो जानकारी मिल रही है। बारिश के बाद ट्रॉमा सेंटर की हालत बहुत खराब थी, हर जगह पानी भर गया था। ट्रॉमा सेंटर से पानी अब निकल चुका है। और आपको बता दें कि दिल्ली एम्स में जो पानी भरा था, मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत दिक्कतें हुई। दिल्ली में बारिश का असर एम्स पर सबसे ज़्यादा देखने को मिला। भारी बारिश हुई, लेकिन पहली बारिश में एम्स पर सबसे ज़्यादा असर रहा। पानी की वजह से ट्रॉमा सेंटर पर असर देखने को मिला। ट्रॉमा सेंटर के ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए गए थे। एहतियातन कदम उठाया गया क्योंकि पानी अंदर आ गया था। ओटी बंद होने से कई सर्जरी पर असर पड़ा है। इसके अलावा बिजली न होने की वजह से 9 ओटी बंद हो गए थे। ट्रॉमा सेंटर का एक ऑपरेशन थिएटर आज शुरू कर दिया गया है, ये अपडेट है। और दूसरा ऑपरेशन थिएटर भी जल्द शुरू करने की तैयारी है। और इस बीच आपको बता दें कि एम्स की लिफ्ट और बेसमेंट में पानी भर गया था, बिजली सप्लाई ठप हो गई थी, ऑपरेशन थिएटर बंद हो गए थे, लेकिन अब हालात सामान्य होते हुए दिख रहे हैं। एम्स की मीडिया इंचार्ज रीमा ने अभी के हालात का पूरा ब्यौरा दिया है। एम्स के कई हिस्सों में पानी बहुत भर गया था, जैसे कि ट्रॉमा सेंटर की बेसमेंट में पानी काफ़ी भर गया, जिस कारण हमारे वहाँ बड़े हैवी जनरेटर्स हैं और हमारी काफ़ी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं, जिस कारण हमें ओटी रोकने पड़े और ओटी को बंद करना पड़ा। और परंतु जो भी लाइफ थ्रेटनिंग जिनको इंजरीज़ थी या कोई इश्यूज़ थे, उनकी सर्जरी फिर भी की गई। 4 ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग जो सर्जरीज़ थी उनको जो ये ऑपरेशन थे उन्होंने करे। सुबह सुबह हमारे डायरेक्टर और हमारे एडिशनल डायरेक्टर ने राउंड लिया, तो जो लिफ्ट में पानी भर गया था, जो नीचे पानी भर गया था बेसमेंट में, उसका उन्होंने पूरा ब्यौरा लिया और उसका फिर इमीडिएटली उनको क्लियर किया गया। परंतु प्रॉब्लम ये थी कि एनडीएमसी की तरफ से भी बिजली नहीं आई थी और वो पावर कट के कारण 4 बजे तक ओटीज़ को बंद रखा गया। जैसे ही 4 बजे बिजली रिस्टोर हुई हमारी, उसी वक्त फिर फ्यूमिगेशन के बाद हमने ओटीज़ शुरू कर दिए और जो भी सर्जरीज़ डेफर की गई थी, बिकॉज सुबह ओटी बंद रहा, वो रात भर चलती रही और हमने उन सारे पेशेंट्स को अटेंड किया जिनको इमरजेंसी एकदम सर्जरीज की रिक्वायरमेंट थी। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के वसंत विहार हादसे पर बड़ा अपडेट है। मिट्टी में दबे 2 मजदूरों के शव निकाले गए हैं। एक मजदूर लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल तेज बारिश की वजह से मिट्टी खिसक गई थी और बेसमेंट की खुदाई कर रहे थे 3 मजदूर, जिसमें दब गए थे। 2 मजदूरों के शव निकाले गए हैं, एक लापता बताए जा रहे हैं।